जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल SKM स्टडी पर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10th साइंस के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन वैसे हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, समझना इसको ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए प्रायः किस दंत मंजन का प्रयोग होता है। ठीक ना, आप क्वेश्चंस को अगर आपको पता है आंसर तो अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या है, क्या है क्वेश्चन का डिमांड क्या है। ठीक है, तो कह रहा है दांतों को साफ करने के लिए प्रायः किस दंत मंजन का प्रयोग होता है, जिसको आप कोलगेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा ना वो क्या होगा, वो होगा क्षारीय। यानी कहने का मतलब वो पूछ रहा है कि किस प्रकृति की दंत मंजन का प्रयोग करते हैं, तो होता है वो क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, वो बेसिक होता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब जब उसका आप पीएच स्केल पे मान चेक करेंगे तो क्या बताएगा, 7 से ज़्यादा बताएगा। ठीक है, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो क्षारीय होता है। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 के बराबर होता है उसे कहते हैं उदासीन पदार्थ, यानी वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 के नीचे होता है उसे बोलते हैं अम्लीय पदार्थ, यानी वो एसिडिक होता है। ठीक है, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से जितना ही नीचे होगा उतना ही उस पदार्थ की अम्लीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से जितना ही अधिक होगा उसकी क्षारीयता उतनी अधिक बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको ध्यान से देखना है क्या कह रहा है। कह रहा है क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि जो क्लोरीन परमाणु होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो कोई भी परमाणु होता है उसकी जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, या उतनी ही उसमें प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे ध्यान से, हम इसको काफ़ी डीपली बताएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पे हम टॉप 10 लिखे हैं, आपको दसों का दसों अभी इसी क्लास में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में जाएगा। ठीक है, आप पहले समझ गए हैं, दूसरे पे हम आएंगे। ठीक है, तो देखेंगे पहले हम क्लोरीन परमाणु को। दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है परमाणु की संरचना। क्या होता है, लगभग क्या होता है, हम गोलाकार मानते हैं कोई परमाणु होता है। ठीक है दोस्तों, जो परमाणु होता है उसके जो केंद्र में होता है उसे बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं उसको? नाभिक बोला जाता है। दोस्तों किसी परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, दो मौलिक कण होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की बात करें तो उस पर आवेश, कोई आवेश नहीं होता है, वो आवेशहीन होता है। और प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, यानी वो धनावेशित होता है। ठीक है दोस्तों, और एक और होता है मौलिक कण, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है, इस नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है, वो इसी कक्षा में होता है। ठीक है, तो आप समझ गए किसी परमाणु में मेनली मौलिक कण कितने होते हैं, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उनको हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम जो बाहरी कक्षाएं हैं उसमें, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। ये बात समझ गया। चलिए, तो हमने देखा था क्लोरीन है उसकी जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, यानी 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे उसमें। ठीक है, ये बात आप समझ के चलिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, नाभिक के चारों कक्षाओं में है। तो इन चारों जो और कक्षाएं जो घूम रही हैं, इन कक्षाओं को बांटा गया है। पहली कक्षा को बोलते हैं के कोश, दूसरे को बोलते हैं एल कोश, तीसरे को बोलते हैं एम। ऐसे जितनी बड़ी परमाणु होगा उतनी बड़ी क्या उसमें कक्षाएं होंगी, है ना। तो उसमें कक्षाएं होंगी तो उतना ही ये आगे बढ़ता जाएगा, के एल एम एम एन। ठीक है, ऐसे करके इसको हम काउंटिंग के रूप में कह सकते हैं, 1 2 3 4 कक्षाओं के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, तो जो परमाणु यहाँ पे 17 है, नहीं उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन 17 को है। इसका अगर हम विन्यास निकालेंगे यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कितना होगा, 2 8 7 होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस पहले जो कक्षा है जो के कोर्स है इसमें अधिकतम कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हम दिखा रहे हैं क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उनकी कक्षाओं में। ठीक है, तो जो पहली कक्षा यहाँ पे के कोर्स है उसमें कितने आएंगे अधिकतम, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरी जो कक्षा है उसमें कितने आएंगे अधिकतम, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो तीसरी कक्षा है उसमें कितने आएंगे, जो यहाँ पे एम कोश है उसमें 7 आएंगे। ठीक है, तो 7 आएंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है आवेश, तो ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, और जो अंतिम में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी जो अंतिम कक्षा में बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आया है।
ठीक है। तो क्या कहेंगे आप, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कितनी होती है, तो 7 होती है। 7 आया है ना, यही तो बाह्यतम है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे तो लेंस का जिक्र कर दिया है। हम दर्पण और लेंस दोनों में देखते हैं तो जो आवर्धन होता है उसका SI मात्रक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, और इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इससे हमको न्यूमेरिकल भी बनाना होता है। ठीक है, तो आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है समझते हैं। चलिए दोस्तों, जो आवर्धन होता है, आवर्धन वो क्या होता है, उसको आप जानते हैं कि m बराबर लिख सकते हैं दर्पण में -v/u और लेंस में +v/u। ठीक है, m बराबर क्या होता है, -v/u होता है। ये किसमें होता है, तो दर्पण में होता है। ये दर्पण के लिए है, मिरर के लिए है। ठीक है, और m बराबर क्या होता है, v/u। ये किसके लिए है, तो ये लेंस के लिए है। ठीक है, और समझ रहे हैं। लेकिन आपको पता है क्या कि इसका मात्रक क्या होता है, SI मात्रक नहीं पता है ना, तो हम बता रहे हैं आपको। ये क्या है, भी मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। किसी को लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है, ये है, इसका मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, यानी ये क्या है, ये इमेज लेंथ होता है और प्रतिबिंब दूरी होती है। ये क्या होता है, ये वस्तु दूरी होता है, ये ऑब्जेक्ट लेंथ होता है। दोनों तो लेंथ ही ना है, और लेंथ का इकाई क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, लेंथ मतलब लंबाई, उसकी मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो प्रतिबिंब दूरी है ये मान लेते हैं 2 मीटर है। ठीक है, दिखा दिए। और जो वस्तु दूरी मान लेते हैं यहाँ पे ये 4 मीटर है कि नहीं। चलिए, तो आप ध्यान से देखेंगे, ये बटा है बीच में, तो ऊपर और नीचे m है तो कट जाएगा ना, काट सकते हैं ना, जाहिर सी बात है। मैथ का नियम क्या कहता है, आप भाई ऊपर नीचे सेम में तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी काट देंगे तो क्या कितना, 1/2 आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ गया आपका, -1/2। यहाँ पे कुछ बचा क्या यूनिट, नहीं ना बचा, बचा क्या, नहीं बचा। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बचा, तो इसलिए कह सकते हैं जो आवर्धन होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये आवर्धन मात्रक विहीन होता है। समझ रहे हैं, यहाँ पे m बराबर सिर्फ 1/2 आया है, कोई यूनिट यहाँ पे नहीं आया है ना, कोई इकाई आया है यहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पहले कट गया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो, अच्छा इसका एक और होता है जैसे फॉर्मूला h'/h होता है। तो ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये भी वस्तु की ऊंचाई है। तो ऊंचाई मतलब वो तो कोई लंबाई ना होती है, तो उसका भी मात्रक m ही तो आएगा। तो ये भी कट जाएगा, तो फिर कहाँ कोई मात्रक बचा m के लिए, बचा नहीं ना बचा। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि जो आवर्धन होता है, चाहे लेंस का हो चाहे दर्पण का हो, क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, तो 4 पे। कह रहा है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। जो नाइट्रोजन होता है उसके 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है 2 परमाणु, तो काहे इस क्वेश्चन को पूछने का आशय क्या है, इसका बात समझ रहे हैं दोस्तों। जो नाइट्रोजन होता है ना, वो हमारे इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में, वो N2 के फॉर्म में पाया जाता है, यानी वो द्विपरमाणुविक अणु के रूप में पाया जाता है। इस ऐसे देखिए यहाँ से, ये N2 ऐसे पाया जाता है, यानी कहने का मतलब इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। नाइट्रोजन क्या है, 2 परमाणु हैं, और इन दोनों परमाणुओं के मध्य कोई ना कोई आबंध बना है। अब वो एकल आबंध हो सकता है, द्विआबंध हो सकता है, त्रिआबंध हो सकता है। अगर आपको पता है आंसर, तो अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं कि कैसा आबंध बनता है इन 2 परमाणुओं के बीच में नाइट्रोजन के। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम इसको बता रहे हैं डीपली, आपको बस ध्यान से देखना है यहाँ बोर्ड पर, आपको डीपली समझ में आ जाएगा। और आप जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, वो भी O2 ग्रुप पाया जाता है, तो उन 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं के मध्य कितना आबंध होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको सब चीज़ आप खुद ब खुद निकलना जान जाएंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 परमाणु हो गया और यहाँ पे दूसरा परमाणु हो गया। ठीक है, इन दोनों के मध्य हमको आबंध बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो इसके लिए हमको परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्रोसेस को जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, इस मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने हैं, 1 परमाणु होते हैं, यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ लिख दिए। आप समझते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसका कितना होता है एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या, तो 7 होता है। ठीक है, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी, यानी 7 भी क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये 7 इसके इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के। ठीक है, इसका विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा, 2 5 होगा ना, यानी 2 और 5 7 हो गया ना। तो पहली कक्षा में देखेंगे, पहले कोष में कितना आएगा, तो 2 आएगा, अधिकतम 2 आएगा, और दूसरे में कितना आएगा, तो अधिकतम 5 आएगा। ठीक है, तो जो अधिकतम या जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे हम नाइट्रोजन के इर्द गिर्द दर्शा देंगे। ठीक है, जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं
ये 5 आया ना, तो इस 5 इलेक्ट्रॉन को इस नाइट्रोजन परमाणु के इर्द गिर्द दर्शा देंगे। वो बिंदु हो सकता है या फिर क्रॉस के रूप में उसको दर्शा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दर्शा देते हैं, ये बिंदु के रूप में 2 कर दिए, और यहाँ पे 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो हम क्रॉस के रूप में कर दिए। तो यहाँ पे हम 5 दर्शा दिए ना, 2 और 3 5 हो गया ना। चलिए वैसे ही हम यहाँ पे दर्शा देंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 यहाँ हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम किसी भी परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन दर्शाया जाता है उस परमाणु के इर्द गिर्द में, ठीक है। और दर्शाकर क्या किया जाता है, उनका इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण कराया जाता है। क्या करता है, साझाकरण। कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है। और भाई इसके निकटस्थ जो उत्कृष्ट गैस होगा उसकी अवस्था प्राप्त करने के लिए इसको कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना। यहाँ पे यहाँ 5 ही है, तो क्या इसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास में यही ना है और इसके पास में यही ना है, तो ये इससे साझा करेगा और ये इससे साझा करेगा ना। तो इसके पास 5 है तो इससे 3 लेगा, 3 शेयर करेगा। देखिए तो यहाँ पे जो इसका 5 है ना, वो क्या करेगा, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन से काम चलाएगा, और ये इसका जो 5 है ये क्या करेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन से काम चलाएगा, इससे। ठीक है, बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन का, वो इसके लिए भी काम आ रहा है, और जो इसका यहाँ पे जो 3 है इलेक्ट्रॉन ये वाला, वो इसके लिए भी काम आ रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या किए, 3 अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा किए, शेयरिंग किए, तो क्या हुआ, इन दोनों का उत्कृष्टता हो गई, प्राप्त आ गई, यानी वो अक्रिय गैस हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, अब इन जो 3 का हुआ है शेयरिंग, जो साझा हुआ इलेक्ट्रॉन को, उसको हम ऐसे बॉन्ड के रूप में दर्शा देंगे। तो अब दिख रहे हैं जैसे N और ट्रिपल बॉन्ड N हो रहा है। तो कह सकते हैं जो ये नाइट्रोजन का जो अणु होता है N2, वो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के मध्य त्रिबंध बनने से प्राप्त होता है। बात समझ रहे हैं, त्रिबंध बनने से। तो क्या कहेंगे हम, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने होते हैं आबंध, तो त्रिक आबंध होते हैं। कितने होते हैं, त्रिक आबंध होते हैं। ठीक है, यानी 3 आबंध होते हैं। बात समझ रहे हैं, कोई डाउट है, डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, हमने इसको समझा दिया काफ़ी डीपली। ठीक है, बात समझ। ऐसे ही आप जितने भी होते हैं कार्बनिक यौगिक या फिर अकार्बनिक यौगिक, उनका ऐसे अगर साझा से बना है कोई यौगिक, तो उसको दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण किया गया है। आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के हिसाब से, ठीक है, इसको आप दर्शा सकते हैं कौन सा उसमें आबंध हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, तो 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का, आप क्वेश्चन को बिल्कुल रगड़ के पढ़िए, बिल्कुल एकदम उसको चबा के पढ़ेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन, परावर्तन नहीं अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन मतलब क्या, कि क्या हो कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। ठीक है, तो क्या हो, उसके मार्ग में, उसके पथ में परिवर्तन आए, विचलन आए। ठीक है, तो क्या होगा, वो अपवर्तन कहलाएगा प्रकाश का। तो क्वेश्चन ये है कि नेत्र में जब हमारी आंख में प्रकाश एंट्री करती है, तो उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ से हो जाता है, किस पार्ट से होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना है आपको। इसलिए हम बनाएंगे यहाँ पे एक आंख का चित्र। क्या बनाएंगे, आंख का चित्र। ध्यान देखिए आप, जैसे हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और हम लेयर देंगे, ध्यान से देखिए आप, ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहाँ से एक और लेयर ऐसे बना देंगे हम, और यहाँ से एक और लेयर ऐसे बना देंगे। कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, आँख क्या होता है, एक्चुअली आँख होता है गोला, हम गोले ही बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होता है, इसको ऐसे हम थोड़ा सा ऐसे दर्शा देंगे, ऐसे करके। ठीक है, और इसको ऐसे थोड़ा सा करके ऐसे दर्शा देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला लेयर, ये वाला, ये इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पतली झिल्ली होती है, स्वच्छ, इसको मंडल भी कहा जाता है, कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं, जो क्या होता है, आँख जो होता है उस पे जो एकदम पतली जो लेयर लगी होती है सबसे ऊपर, ये वाला पार्ट, उससे क्या बोलते हैं, कॉर्निया, या उसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल। ठीक है, इसके बाद ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं नेत्रोद। क्या बोलते हैं, नेत्रोद। इसमें एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं नेत्रोद। तो याद रखिए क्या बोलते हैं इसको नेत्रोद बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे तो यहाँ पे एक गोलाकार होता है इस प्रकार से। ठीक है, इसको बोला जाता है पुतली या प्यूपिल बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं, उसको पुतली बोलते हैं।
ठीक है ना दोस्तों। ये दोनों और आप देख रहे हैं इस प्रकार से दोनों ये दिख रहा है आपको संरचना, इसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परितारिका या आइरिस बोला जाता है उसको, परितारिका या आइरिस, आइरिस। कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से जो पेशियां लगी होती हैं ऐसे ऐसे, और इसी में क्या होता है, ये अभिनेत्र लेंस लगा होता है ऐसे, ठीक है। तो इन पेशियों को बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां। क्या बोलते हैं इसको? पक्षमाभी पेशियां बोलते हैं इनको। यहाँ आप लिखते हैं पक्षमाभी पेशियां, ठीक है, पक्षमाभी पेशियां। कोई डाउट है? नहीं? चलिए अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये नेत्र का यानी जो आंख है उसका नेत्र लेंस है। वो क्या होता है एक्चुअल में, ये उत्तर लेंस होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो जितना भी दिख रहा है पार्ट ये वाला, इसमें कोई गाढ़ा लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं कचाव द्रव। क्या बोलते हैं इसको? कचाव द्रव बोला जाता है, ठीक है। इस लेयर को बोला जाता है, इस लेयर को जो यहाँ फर्स्ट लेयर है इसको बोला जाता है रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है इसी लेयर पे बनता है, इसी पार्ट पे बनता है, इसको बोलते हैं रेटिना, ठीक है। वो उल्टा बनता है एक्चुअल में कोई प्रतिबिंब, कहाँ से कि यहाँ पे उत्तल लेंस है और किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है भाई उत्तल लेंस उल्टे ही बनाता है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा बनता है, लेकिन जो हमारा माइंड है वो उसको सीधा करके देखने के लिए समर्थ होता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट है, ये वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलते हैं? रक्त पटल, ठीक है। और जो इसके वाला पार्ट, जो बाहरी पार्ट, इसको बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल, ठीक है। इसको बोला जाता है दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं उसको? दृष्टि पटल। कोई डाउट है? नहीं है ना? चलिए ध्यान से, तो आप देखेंगे ध्यान से, ये वाला जो पार्ट हम दिखाए थे ये कॉर्निया, कॉर्निया ये वाला है, ये आंख का सबसे बाहरी जो पार्ट है, ये वाला जो पतली झिल्ली होता है आंख पर लगा होता है। इसी पार्ट से क्या होता है कि प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। यहीं से, यहाँ से जो होता है, जैसे मान लो प्रकाश से आ रही है, इसका अधिकांश अपवर्तन यहीं से ऐसे हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इस कॉर्निया से क्या होता है, अधिकांश पार्ट का अपवर्तन होता है प्रकाश के, ठीक है। तो बात समझ गया? इतना आप चीज समझ गए, कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं दिक् तंत्रिका। दिक् तंत्रिका ये क्या होता है, ये इनका सब तार माइंड से जुड़ा होता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? और ये क्या है, ये नेत्र गोलक बोलते हैं इसको, नेत्र गोलक। इतना चीज आप समझ गए ना? चलिए कोई डाउट है? नहीं है ना डाउट? चलिए समझ गए, आप समझ गए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो कॉर्निया पर, कॉर्निया से, ठीक है, या बोलते हैं उसको स्वच्छ मंडल से, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद उसको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा पार्ट है रुधिर का तो क्या करता है, जो रक्त स्राव को, जो ब्लड स्रावित होता रहता है कटने के बाद से, उसको रोक देता है। तो कौन सा पार्ट होता है दोस्तों? जो रक्त होता है आप जानते हैं, रक्त, ठीक है। जो ब्लड बोलते हैं इसको, ब्लड, इसको कभी बोला जाता है रुधिर। क्या बोलते हैं इसको? रुधिर बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों जो रुधिर होता है इसको हम बांटते हैं, इसके कई पार्ट अलग अलग, ठीक है। एक होता है आरबीसी, ठीक है, सॉरी पहले इसको हम ऐसे बांट देते हैं। एक जो सबसे अधिक भाग होता है इसका वो प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, वो ब्लड सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स कहलाते हैं, ठीक है, यानी रक्त कोशिका कहलाते हैं, रक्त कणिका कहलाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे अधिक पार्ट होता है रक्त में, क्या होता है, वो 55% होता है प्लाज्मा, क्या होता है, और ये होता है 45%, ठीक है। इसी में आते हैं तीन इसके पार्ट, कौन कौन? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। दोस्तों जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या होता है, वो ब्लड सेल्स का पार्ट होता है। ये 45% में से ही होता है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला, ठीक है। ये इनकी संख्या ना प्रति घन मिलीमीटर में, जो मिलीलीटर में, सॉरी, इसकी संख्या होती है लगभग 1.5 लाख से 4 लाख संख्या होती है प्लेटलेट्स की। ब्लड में प्रति घन मिलीलीटर में इनकी संख्या प्लेटलेट्स की 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होती है, ठीक है। अगर इनकी संख्या ब्लड में कम हो जाए ना, जब कम होती जाती है ना, तो उसी अवस्था को बोला जाता है डेंगू, ठीक, क्या बोलते हैं उसको? डेंगू बोला जाता है। बात समझ रहे हैं? प्लेटलेट्स ही अगर ना रहे, काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा, हमारा जो रक्त होता है, जो स्राव होता है वो नहीं रुकेगा, मतलब जो स्राव है वो स्रावित होता रहेगा, रक्त बहता रहेगा। ये अगर काम ना करे प्लेटलेट्स तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो यह रुधिर का कौन सा अवयव, तो जो अवयव होता है वो प्लेटलेट्स होता है, जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स, ठीक है। बात समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? इसकी जो जीवन अवधि होती है वो 2 से 4 दिन की होती है, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं है ना? चलिए कह रहे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
विद्युत आवेश का ऐसी मात्रा क्या होता है, इसका ऐसी मात्रा क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है, तो कूलाम होता है। ठीक है, डी ऑगस्टिन कूलाम ने ही क्या किया था, पहली बार इस आवेश की खोज की थी, इसलिए वो अपने नाम पे इसका मात्रक कूलाम रख दिए थे। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, इसमें आप देखेंगे, अगर बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवर्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होते हैं आवेश। ठीक है, इस तरीके से पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, जो संगमरमर होता है इसको चौक भी बोलते हैं, चौक। ठीक है, संगमरमर या चूना पत्थर, ये सब इसको बोलते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CaCO3। क्या बोलते हैं, CaCO3। इसका जो दिख रहा है यहाँ पे ना, ये क्या है, ये रासायनिक सूत्र है। रासायनिक अगर नाम बात करें तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे संगमरमर, चाहे चूना पत्थर, चाहे चौक, ये सब क्या है, व्यापारिक नाम है। ये रासायनिक सूत्र ये हो गया और रासायनिक नाम ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलिए, पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और क्यों। पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और क्यों। ठीक है, तो आप जानते हैं कि दर्पण में मेनली अगर हम बात करें तो जो होते हैं गोली दर्पण, उसी में अधिकतर फोकस दूरी का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण हो सकता है और उत्तल हो सकता है। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा बताइए, उत्तल होगा कि अवतल होगा। ठीक है, आप बना के देखते हैं, इस प्रकार से बनाएंगे। पहले ये क्या है, ये कौन सा दर्पण है, तो ये क्या है, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं तो वक्रता केंद्र यहाँ होती है, फोकस यहाँ होता है। तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और ये फोकस और ये ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, यानी स्मॉल f। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, इसमें दर्पण की बाएं तरफ जो भी दूरियां हैं वो बन रही हैं। तो बाएं तरफ बनने में जितनी दूरियां होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसमें नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें ये उत्तल दर्पण की, तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे ध्रुव होगा और यहाँ पे क्या होता है, वक्रता के अंदर यहाँ पे क्या होती है, फोकस होती है। तो इधर जितनी दूरियां बनेंगी, ये फोकस दूरी है या वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वो क्या होगा, वो यहाँ पे धनात्मक होगा। यानी किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी दूरियां बन रही हैं वो दर्पण से दाहिनी तरफ बन रही हैं, पॉजिटिव होंगी। तो क्या होगी, पॉजिटिव होंगी। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, जो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक ना, इतना बात समझ गए आप। यहाँ पर कहा बताना था आपको कि कौन और क्यों। ठीक है, बताना था आपको क्या कि और क्यों। तो और क्यों के लिए आप इसको इतना एक्सप्लेन करेंगे कि क्योंकि वो क्या होगी, जो फोकस दूरी होगी उत्तल दर्पण में वो दर्पण से पीछे बनती है, दाहिनी तरफ बनती है, इसलिए वो क्या पॉजिटिव होगी। और अवतल की बात करें तो अवतल में क्या होगी, उस दर्पण से सामने बनती है, बाएं तरफ बनती है, इसलिए वो नेगेटिव होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। ठीक है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको पता है आंसर, अपना आंसर आप कॉमेंट कर सकते हैं। सबके लिए कॉमेंट बॉक्स खुला है। यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की, किसकी, तो उत्तल दर्पण की, क्योंकि वो दाएं तरफ होती है, दाएं या पीछे होती है, दाएं या दर्पण के पीछे होती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए, यहाँ कह रहा है कि किस रंग की जो होता है वायुमंडल में, जो श्वेत प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिकतम होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो इस प्रकाश जो होता है प्रिज्म, ठीक है, यहाँ पे एक आता है श्वेत प्रकाश, और इसका इस तरीके से क्या होता है, इस प्रिज्म के माध्यम से इसका अपवर्तन होता है, और ये श्वेत प्रकाश जो होता है वो श्वेत प्रकाश वो इसका 7 रंगों में ये पट जाता है, ऐसे पट जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, 7 रंगों के एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं वर्णपट। क्या बोलते हैं, वर्णपट। ठीक है, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और समझ रहे हैं, ये हो गया प्रिज्म। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, जो नीचे यहाँ पे होगा, ये पहले जो सबसे नीचे होगा वर्ण, वो क्या होगा, वो बैगनी होता है। क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इसको होता है जामुनी। ठीक है, फिर ऊपर होता है नीला। ठीक है, फिर ऊपर होता है
हरा, ठीक है, फिर ऊपर होता है पीला, फिर ऊपर होता है नारंगी, फिर ऊपर होता है लाल, ठीक है। तो इस तरीके से बैजानी हपीनाला करके आप याद कर सकते हैं, वाइबग्योर कह सकते हैं, ठीक है, वाइबग्योर, ठीक है, VIBGYOR, वाइबग्योर, ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये क्या है, इस तरीके से आपने देख रहे हैं कि किस रंग का, कौन से वर्ण का अधिक प्रकीर्णन होता है। तो आप देखिए ध्यान से, जो नीला है ना, नीला नीला, जब बैगनी से ऊपर जाएंगे, बैगनी, जामुनी, नीला, बैजानी, तो ये नीला है, इसका अधिक प्रकीर्णन होता है, अधिक प्रकीर्णन होता है, इसका स्कैटरिंग होता है, प्रकाश जो होती है, ये वाला जो लाइट होता है अधिक फैलता है, ठीक है, इसलिए इसका वायुमंडल में और जो होता है अधिक प्रकीर्णन होने से हमारे वायु क्या बोलते हैं, बादल का रंग नीला होता है, नीला प्रतीत होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे नीला, क्या हो जाएगा, नीला, ठीक है। यहाँ पे बात कर लें कि किस वर्ण का अधिक तरंगदर्ज होता है, तो इसमें जो लाल दिख रहा है सबसे ऊपर है लाल, इसका क्या होगा, अधिक तरंगदर्ज होगा, और जो सबसे नीचे है यहाँ बैगनी, इसका क्या होगा, सबसे कम तरंगदर्ज होगा, ठीक है। अगर बात करें कि सबसे अधिक किसका विचलन होगा, विचलन, ठीक है, झुकाव, तो किसका होगा, तो बैगनी का होगा, सबसे अधिक झुकाव किसका होगा, तो बैगनी का होगा, जो सबसे नीचे है, और सबसे अधिक मतलब सबसे कम किसका होगा झुकाव, तो लाल का होगा, सबसे जो ऊपर है वो लाल है, इसका सबसे कम झुकाव होगा, सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी का होगा। तो इस तरीके से हमने बता दिया है टॉप 10 क्वेश्चंस को काफ़ी डीपली और आसान तरीके से आप लोगों को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करके, इस चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल के लिए बेल घंटी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप पे जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो पहुंच जाएगा समय से, ठीक है। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। हालांकि लाइन कट गया है इसलिए थोड़ा सा रोशनी कम है यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।